देश की राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। कोई भी देश है, एक देश की एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसका जो मौद्रिक मूल्य होगा वह क्या कहलाएगा, उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाएगी। यानी कि एक संक्षेप में आप लोग देखें कि कोई अर्थव्यवस्था या कोई देश है, एक वित्तीय वर्ष में जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय आय हर वर्ष के लिए अलग अलग निकाली जाती है। आप लोग आर्थिक सर्वे पढ़ते होंगे, बजट पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि इस वर्ष राष्ट्रीय आय इतनी थी, इस वर्ष राष्ट्रीय आय इतनी थी। ठीक है, तो आप जब तक वर्ष का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप लोग ये नहीं जान पाएंगे कि हम जो राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं वो किस वर्ष की गणना कर रहे हैं। ठीक है, तो एक देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत या वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जिन अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उसका जो मौद्रिक मूल्य होगा वह क्या कहलाएगा, उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाएगा। अब मैंने क्या कहा, एक शब्द का यूज किया, अंतिम वस्तु एवं सेवाएं। ठीक, तो अंतिम वस्तु एवं सेवाएं क्या है, कोई बताएगा अंतिम वस्तु एवं सेवाएं क्या है? सर गेहूं एक वस्तु ले लें और गेहूं से आटा बनता है, आटा से बिस्कुट, तो बिस्कुट वो किया जाएगा तो बिस्कुट। चलिए ठीक है, बिस्कुट अंतिम वस्तु हो गई। लेकिन मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट मैं रोटी बना के खाऊंगा तब मुझे बिस्कुट खाना ही नहीं, मुझे शुगर हो जाएगा, तो रोटी उसकी अंतिम वस्तु हो जाएगी। अंतिम वस्तु का मतलब मेन चीज ये है कि अंतिम वस्तु हम क्या ले रहे हैं कि जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो दोहरा संयोग ना हो पाए, दोहरी गणना ना हो पाए बार बार। इसके लिए क्या होता है, जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती है, एक होती है मध्यवर्ती वस्तुएं, दूसरी चीज क्या होती है, अंतिम वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो किसी भी वस्तु के उत्पादन में सहयोग प्रदान करती हैं। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए घड़ी है, तो इस घड़ी में जो स्टील लगा हुआ है ये क्या है, इसकी मध्यवर्ती वस्तु। जैसे उसने सिंपल से एग्जांपल दिया कि आप लोग जब गेहूं उगाते हैं तो गेहूं में क्या करते हैं, गेहूं से जब आटा निकालते हैं तो अब गेहूं की प्राइस भी निकाल लें, तो गेहूं की प्राइस निकालने के बाद फिर आटे की भी प्राइस निकाल लें, तो गेहूं या आटा दोनों तो चीज एक ही था ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि गेहूं क्या है उस समय मध्यवर्ती वस्तु है और आटा क्या है, आटा उसका क्या है, फाइनल गुड्स है। अब सपोज वही आटा का हम क्या करें कि बिस्किट बना लें, तो जब हम बिस्किट बना लेंगे तो आटा क्या हो जाएगा, हमारी मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी। अर्थात आप लोग कहते होंगे, दो चीजें आप लोगों ने आगत और निर्गत का नाम सुना हो, आउटपुट और इनपुट। इनपुट वो होते हैं जो किसी वस्तु के उत्पादन में क्या होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उनके सहयोग से फाइनल प्रोडक्ट उत्पादित किया जाता है। तो जो अंतिम वस्तु है ये क्या कहलाएगी, इन्हीं वस्तुओं सेवाओं को शामिल किया जाएगा। यदि कोई वस्तु है या कोई सेवा है जो क्या कर रही है, किसी दूसरे वस्तु का या किसी दूसरे सेवा का उत्पादन में सहयोग कर रही है, तो क्या कहलाएगा, मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा। मध्यवर्ती वस्तु को राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। आप लोगों को मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु के मध्य अंतर समझ में आया? किसी कोई समस्या कि मध्यवर्ती वस्तु क्या है और अंतिम वस्तु क्या है? अंतिम वस्तु ये है जो क्या है कि डायरेक्ट फाइनल, उसका डायरेक्ट यूज होना है सिर्फ, ठीक है, उसका उपभोग होना है। मध्यवर्ती वस्तु ये है जो किसी वस्तु के उत्पादन में सहयोग प्रदान करती है। सपोज आप लोगों ने कपड़ा पहना हुआ है तो आप लोग कपड़े का उपभोग कर रहे हैं, लेकिन यही इसके अंदर जो धागा लगा है ये क्या है, इसका मध्यवर्ती वस्तु है। बात समझ में आई? मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु क्या है। अब देखिए राष्ट्रीय आय का जो थ्योरेटिकल थोड़ा सा पोर्शन है कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा किसने दी सर्वप्रथम, और उसका इसके प्रतिपादक कौन है, राष्ट्रीय नेशनल इनकम अकाउंटिंग के प्रतिपादक कौन है, यहाँ से थोड़ा कभी कभी पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो भारत के संदर्भ में दिए एडम स्मिथ राष्ट्रीय चलिए लिखिए फिर थोड़ा सा। राष्ट्रीय हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। राष्ट्रीय क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु या पूर्ण निर्मित वस्तु
किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं या पूर्ण निर्मित वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य उत्पादित अंतिम वस्तुओं या पूर्ण निर्मित वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। पूर्ण निर्मित वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। आई थिंक कि मेरी समझ से जो मैंने अभी तक बोला है वही लिखा हुआ है। एक दो लाइन की परिभाषा मुश्किल से पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। सर्वप्रथम विलियम पैटी ने विलियम पैटी ने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम विलियम पैटी ने 1665 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान पेश किया था। अनुमान पेश किया था। सर्वप्रथम विलियम पैटी ने 1665 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान पेश किया था। बाद में साइमन कुजनेट्स ने एक सामान्य अवधारणा प्रस्तुत की। बाद में साइमन कुजनेट्स ने एक सामान्य अवधारणा प्रस्तुत की और इन्हें ही राष्ट्रीय आय का जनक कहा जाता है। और इन्हें ही राष्ट्रीय आय का जनक कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक कौन है? साइमन कुजनेट्स। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का प्रतिपादक कौन था, तो विलियम पैटी। ठीक है। 1971 में इन्हें, ये साइमन कुजनेट्स जो थे, 1971 में इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल प्राप्त हुआ था। नोबेल क्यों मिला था? क्योंकि नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन्होंने क्या किया था? प्रतिपादित किया। ठीक है। 1971 में इन्हें क्या हुआ था? नोबेल प्राइज मिला था, जो अपने आप में अर्थशास्त्र के अंतर्गत सबसे बड़ा, एक तरफ से कहा जाए कि प्राइज है, सबसे बड़ा उपलब्धि है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी द्वारा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना, राष्ट्रीय आय समिति एग्जाम में पूछा जाता है। में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में की गई थी। पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में की गई थी। जिसमें डी.आर. गाडगिल, और V.K.R.V. राव का पूरा नाम क्या होगा? अब पूरा नाम
एक काम करना, गूगल पे ले लेना, उसको सर्च कर लेना, ठीक, मिल जाएगा। D.R. गाडगिल तथा B.K. राव इसके सदस्य थे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसके किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो P.C. महालनोबिस के, और इसके दो सदस्य थे, D.R. गाडगिल और B.K. राव। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि राष्ट्रीय आय की पहली समिति थी, तो इस चीज को आप लोग, इसके सदस्यों का नाम जरूर आप लोग याद रखेंगे। अक्सर पूछ देता है कि इनमें दो सदस्य कौन थे, तीनों का नाम दे देगा और चौथा एक और नाम दे देगा, पूछ लेगा कौन इसमें से सदस्य इसके नहीं थे या फिर इसमें मेंबर नहीं थे। ठीक है, आगे लिख लीजिए। बाद में इस कार्य को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे CSO के नाम से जाना जाता है, नाम सुने होंगे आप लोग। बाद में इस कार्य को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को दे दिया गया। बाद में इस कार्य को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को दे दिया गया, जिसने अपना पहला आकलन वर्ष 1956 में प्रस्तुत किया। इसने अपना पहला आकलन 1956 में प्रस्तुत किया। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का अनुमान वर्तमान में राष्ट्रीय आय का अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय वर्तमान में राष्ट्रीय आय का अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसको NSO के नाम से जाना जाता है, और ये क्या था? CSO था। ठीक है, तो जो लिखा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। ठीक है, तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय का अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा किया जा रहा है। NSO के द्वारा किया जा रहा है, जैसे 2019 में CSO तथा NSO के विलय के बाद स्थापित किया गया है। विलय के बाद स्थापित किया गया। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा सर्वप्रथम कब राष्ट्रीय आय का अनुमान प्रस्तुत किया गया था? 1956। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरी बार यदि पूछा जाए कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन प्रस्तुत करता है, तो क्या बताएंगे आप लोग? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसका नाम हो गया। ठीक है, चेंज हो गया है, क्या हिंदी में कार्यालय। हाँ, ठीक है। और NSO को 2019 में जो CSO है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जो था, इनको मिला के क्या कर दिया गया है? NSO बना दिया गया है। कब बनाया गया है? 2019 में। ये लेटेस्ट है, इसीलिए अक्सर पूछ लेता है, सब सारे ऑप्शन दे देता है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप लोग रिवाइज करेंगे तो पिछले ईयर के जो क्वेश्चन होंगे उनमें आंसर ये मानना होगा 2019 के पहले,
कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता था, तो CSO। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान समय में कौन कर रहा है, NSO। ठीक है, इस चीज से आप लोग मतलब जागरूक रहेंगे। अगले हेडिंग डाल लीजिए डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। कुछ शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों के द्वारा ही आप लोगों का जो फार्मूला होता है राष्ट्रीय आय का, सोच रहा हूँ कि बेसिक से पहले उनको बता दूंगा तभी फार्मूला आप लोग समझ पाए। अब मूल्यह्रास है क्या, कोई बताएगा? मूल्यह्रास क्या है? मूल्यह्रास बताएंगे? मूल्य तो समझ रहे हैं ना, किसी वस्तु का जो मूल्य होता है। मूल्यह्रास है क्या? ह्रास मतलब कमी, मूल्य मतलब वस्तुओं का जो मूल्य है उसमें जो कमी आ जाना। सपोज मान लीजिए कि ये पंखा है, ये नया पंखा खरीदा गया 1500 रुपए में, तो क्या इसके अगले साल कीमत 1500 रुपए रहेगी? नहीं रहेगी। तो ये क्या होगा, 1200 का हो जाएगा या 1300 का हो जाएगा जो। तो ये क्या है, मूल्यह्रास है ना। आप लोग जो शूज खरीदे हैं या कपड़े पहन रहे हैं, जो कीमत आज है उसकी, वो अगले साल रहेगी वही चीज? नहीं रहेगी। मशीनें होती हैं तो उनमें कुछ ना कुछ घिसावट या उनके कल पुर्जे जो होते हैं कुछ खराब होते हैं, तो इनका जो मशीन में जो घिसावट होती है, इनका कल पुर्जे खराब होते हैं, इसी घिसावट ह्रास को क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? मूल्यह्रास क्या है, किसी को कोई समस्या? मूल्यह्रास क्या है कि जितनी भी मशीनें हैं, जितने भी कल पुर्जे होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ घिसावट होती है, उनमें कुछ ना कुछ रिपेयरिंग का टाइम लगता है या फिर उनकी कीमत गिरती है, उसी को क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। लिख लीजिए एक लाइन में, पूंजी का वह भाग, पूंजी का वह भाग जो दी हुई समयावधि में, पूंजी का वह भाग पूंजी का वह भाग जो दी हुई समयावधि में होने वाले टूट फूट व घिसावट के कारण, होने वाले टूट फूट या घिसावट के कारण खप जाता है, घिसावट के कारण खप जाता है। इसी टूट फूट व घिसावट को मूल्यह्रास कहते हैं। अब अगली ध्यान लीजिए हेडिंग, आर्थिक या घरेलू सीमा, इकोनॉमिक और डोमेस्टिक बाउंड्री, टेरिटरी जो जिसको कहते हैं, आर्थिक या भौगोलिक सीमा। कोई बताएगा आर्थिक सीमा क्या है? सॉरी, आर्थिक या घरेलू सीमा। आर्थिक सीमा क्या कहलाती है आपको, घरेलू सीमा क्या है? ये भौगोलिक सीमा से और आर्थिक सीमा में क्या, दोनों में कुछ डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? भौगोलिक सीमा जहाँ तक क्षेत्र जाते हैं, और जो आर्थिक सीमा होती है, जैसे हमारे जलपोत हैं उनको भी हम आर्थिक रूप से रख लेते हैं, हवाई जहाज हमको भी, एयरपोर्ट, बंदरगाह, एयरपोर्ट जो बंदरगाह है वो हमारे देश के अंदर भौगोलिक सीमा के अंतर्गत है। हमारा एरोप्लेन होगा तो हमारे देश के आर्थिक सीमा। एरोप्लेन यदि हमारा अमेरिका चला गया तो अमेरिका पूरा आर्थिक सीमा में? नहीं, आप उसके एरोप्लेन के अंदर जोड़ो, उसके एरोप्लेन के अंतर्गत जो कोई बैठा होगा वो आर्थिक सीमा के अंतर्गत। चलो ठीक है, कम से कम जान रहे, थोड़ा बहुत कुछ आइडिया तो है। देख लीजिए आर्थिक सीमा क्या है, फिर अभी समझा देंगे। घरेलू क्षेत्र या आर्थिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र या आर्थिक क्षेत्र एक व्यापक शब्द है। घरेलू क्षेत्र या आर्थिक क्षेत्र एक व्यापक शब्द है जो भौगोलिक क्षेत्र की सीमाओं तक सीमित नहीं है। जो भौगोलिक क्षेत्र की सीमाओं तक सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां भी शामिल की जाती हैं। निम्नलिखित गतिविधियां भी
शामिल की जाती है। नंबर 1 पॉइंट, एक देश के निवासियों के स्वामित्व, एक देश के निवासियों के स्वामित्व वाले जलयानों तथा वायुयानों का, एक देश के निवासियों के स्वामित्व वाले जलयानों तथा वायुयानों का 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य संचालन, एक देश के निवासियों के स्वामित्व वाले जलयानों तथा वायुयानों का 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य संचालन। मतलब यही है कि जब आपके जलयान है या वायुयान है जो दूसरे देशों की सीमाओं के बाहर, अपनी देश की सीमाओं के बाहर जहां वो यात्रा करते हैं, उन सीमाओं को उस देश की आर्थिक सीमा कहते हैं। सपोज मेरे भारत देश का जो मान लीजिए एयरलाइंस है वो दूसरे देश में जाती है, हमारे देश का जो जलयान है वो दूसरे देश में जाता है, तो जिन सीमाओं से बीच से होकर जाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारे देश की आर्थिक सीमा कहलाएगा। और उन देशों का जो वायुयान है हमारे यहाँ आएगा तो वो उन देशों की आर्थिक सीमा कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? जो हमारे देश के लिए लागू होगा वही दूसरे देश के लिए लागू होगा। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, एक देश के दूतावास, एक देश के दूतावास एक देश के दूतावास का सैन्य प्रतिष्ठान, एक देश के दूतावास कामा सैन्य प्रतिष्ठान कामा अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो अन्य देशों में स्थित है, जो अन्य देशों में स्थित है। हमारे देश की, हाँ, हमारे देश में जो अन्य देशों में स्थित है। मतलब ये है कि जो हमारे देश की मिलिट्री फोर्स है या हमारे देश के जो दूतावास हैं, जैसे आप लोग हर एक देश का दूतावास होता है, दूसरे देश में क्या करता है, निवास करता है, ठीक है। तो जिस एरिया में उनका मान लीजिए भारत का जो दूतावास है अमेरिका में जिस एरिया में है, या मिलिट्री जो है सैनिक जो है या हमारे देश की जो संस्थाएं हैं वो दूसरे देश में जो स्थापित हैं और वो वहाँ का संचालन कर रही हैं, तो वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, हमारे देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। बात समझ में आई? और दूसरे देश के जो दूतावास है या दूसरे देश की जो मिलिट्री सेना है या दूसरे देश की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं हमारे देश में स्थापित होंगी तो क्या कहलाएंगे, उनके देश की आर्थिक सीमा कहलाएगी। मतलब हमारे देश के जो दूतावास हैं वो दूसरे देश में स्थापित होंगे, दूसरे देश में जाके हमारे सैनिक जो फोर्स हैं दूसरे देश में अपना जो कैंप वैम्प लगा के रह रहे हैं वो हमारे देश की आर्थिक सीमा का क्षेत्र कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? आर्थिक सीमा क्या है? तीसरा लास्ट पॉइंट क्या है, किसी अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत, आप लोगों ने ज्योग्राफी में नॉटिकल मीन के बारे में वो जो कन्वेंशन हुआ था उसके बारे में पढ़ा है कि नहीं? जलयान से संबंधित जो जल संधि थी, तो किसी अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत एक देश के निवासियों द्वारा, किसी अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत एक देश के निवासियों द्वारा वायुमंडल में अथवा खुले समुद्र में किए जाने वाले क्रियाकलाप, किसी अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत एक देश के निवासियों द्वारा वायुमंडल में अथवा खुले समुद्र में किए जाने वाले क्रियाकलाप, किए जाने वाले क्रियाकलाप मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों के यहाँ जो जलयान है, ठीक है, तो जलयान में कुछ सीमा तक क्या है, मान लीजिए आपकी जो सीमा है आप लोगों ने उसमें जो पढ़ा होगा ज्योग्राफी में देखे होंगे, जो सीमा है उसके बाहर भी आप क्या कर सकते हैं, कुछ क्षेत्र तक क्या है कि आप अपने क्या है कि नए नए अनुसंधान कर सकते हैं, या फिर जो युद्ध पोत होते हैं उनका क्या है वहाँ पे प्रशिक्षण कर सकते हैं, तो वो मछली पालन कर सकते हैं। तो हर दूसरा देश भी क्या कर सकता है, अपनी सीमा से बाहर जाके उस क्षेत्र से अपना क्रियाकलाप कर सकता है। इसी प्रकार हमारे देश की जो समुद्री नॉटिकल मील की जो सीमा है उसके बाहर जो जाके उस क्षेत्र में जो भी
अपनी सीमा के बाहर जाके अपनी क्रियाकलाप करता है वो हमारे देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत शामिल होगा। इसका मतलब यह है कि आर्थिक सीमा भौगोलिक सीमा से भी अधिक व्यापक है। इस संदर्भ में यदि देखा जाए, मतलब थोड़े समय के लिए यदि ये देखा जाए कि दूसरे हमारी यदि मिलिट्री फोर्स या हमारे दूतावास या हमारे सैन्य प्रशिक्षण या जितनी भी सारी चीज़ें अभी 3 पॉइंटों में मैंने आप लोगों को लिखवाई, यदि हमारे देश के दूसरे देशों में बहुत अधिक या ज़्यादा है तो हमारे देश की भौगोलिक सीमा की कम होने के बावजूद भी हमारे देश की आर्थिक सीमा और ज़्यादा हो अपेक्षाकृत दूसरे देशों के। दैट्स इट वाइस वर्सा, मतलब इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है। यदि आर्थिक सीमा कम होगी, हमारे देश के सैन्य दूतावास या मिलिट्री फोर्स जो है ये सब दूसरे देशों में कम होगी तो हमारी आर्थिक सीमा कम होगी। बात समझ में आ रही है? आर्थिक सीमा समझ में आ गई? आर्थिक सीमा क्या है? अगला हेडिंग डाल लीजिए, निवासी किसे कहते हैं? निवासी, रेसिडेंस जो होते हैं। आईएमएफ की नियमावली के अनुसार अभी 2 शब्दों का बहुत ज्यादा यूज है जीडीपी जीएनपी में। इन 2 शब्दों के बिना जीडीपी जीएनपी ना तो निकाली जा सकती है ना ही परिभाषा है, इसीलिए इन दोनों को लिखा है। आईएमएफ की नियमावली के अनुसार, आईएमएफ की नियमावली के अनुसार ऐसे सभी व्यक्ति, आईएमएफ की नियमावली के अनुसार ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी अन्य अर्थव्यवस्था की आईएमएफ की नियमावली के अनुसार ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी अन्य अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमाओं के भीतर अस्थायी आधार को छोड़कर वस्तुओं सेवाओं की उपभोग कामा उत्पादन किसी अन्य प्रक्रिया में संलग्न हो, तो उन्हें वहां का निवासी माना जाता है। बात तो आप लोगों की वैसे पची नहीं होगी, मेरी समझ नहीं पची ना। निवासी का मतलब ये होता है कि जब आप क्या करते हैं, अपने देश की घरेलू सीमा को छोड़, अपने देश की आर्थिक सीमा को छोड़कर दूसरे देश में एक स्थायी निवास करना शुरू कर देते। आप नागरिक हमारे देश के, लेकिन दूसरे देश में जाके आप कुवैत में, अमेरिका में कुछ भी है, वहां पर क्या है कि स्थायी रूप से वहां निवास करने लगे। अस्थायी रूप से ऐसा नहीं है कि पता चला वहां पर गए तो वहां अभी क्रिकेट चल रहा है तो हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए कि वहाँ की सीरीज देखना है, और वहाँ पे क्या किए कि सीरीज देख के 2-3 महीने में लौट आए। या पता चला कि ओलंपिक गेम्स हो रहे थे फीफा का, तो वहाँ पहुँच गए, या अफ्रीका पहुँच गए, तो आप पता चला टूरिस्ट प्लेस में जा रहे हैं, पर्यटन में जा रहे हैं। तो आप जब अस्थायी रूप से निवास करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ के आप निवासी नहीं हैं। अस्थायी तौर पर आप जब भाई पर्यटन में जा रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस में जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, दवा कराने जा रहे हैं, वहाँ पर पढ़ने लिखने जा रहे हैं, तो क्या है, आप अस्थायी तौर पर गए हैं ना, स्थायी तौर पर नहीं गए हैं। लेकिन वहां जाके जॉब करना शुरू कर दें और वहीं बस जाए, वहीं टिक जाए, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, वहां का उसको निवासी कहा जाए। हमारे देश का नागरिक है वो, और वहां का क्या है, वो निवासी। बात समझ आई? निवासी किसे कहते हैं? निवासी क्लियर हो गया ना? मतलब यह है कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति है, वहां जाके दूसरे देश में स्थायी रूप से निवास करना शुरू कर दे। अभी मैं लिखाऊंगा कम से कम 12 महीने वहां पर दूसरे देश में वह काम करे, तो वह क्या कहलाएगा, वहां का निवासी कहलाएगा। बात समझ में आ गई? किसी को कोई समस्या? निवासी क्या है? अस्थायी तौर पर निवास करेगा तो उसको नहीं माना जाएगा। अस्थायी तौर का मतलब यह है कि घूमने फिरने जा रहा है, दवा कराने जा रहा है, इलाज कराने जा रहा है, पढ़ने लिखने जा रहा है, तो वहां का उसको निवासी नहीं कहा जाएगा। निवासी तभी कहा जाएगा जब वहां पे स्थायी रूप से निवास करने लगे।
ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, निवासी कहेंगे। लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके। आईएमएफ के अनुसार ऐसे सभी व्यक्ति आईएमएफ के अनुसार ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी अर्थव्यवस्था के भीतर ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी भी अर्थव्यवस्था के भीतर 12 माह या उससे अधिक अवधि तक निवास करते हैं, 12 माह या उससे अधिक अवधि तक निवास करते हैं, तो उन्हें वहां का निवासी माना जाता है। तो उन्हें वहां का निवासी माना जाता है। तो उन्हें वहां का निवासी माना जाता है। किंतु दूतावास व राजनयिकों को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। किंतु दूतावास व राजनयिकों को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। सर दूतावास एम्बेसडर तो राजनयिक हाँ, कौन होते हैं? वो हर देश में अलग अलग होते हैं। हर देश में हमारे यहाँ का कोई एक प्रतिनिधि जाके दूसरे देश की वहाँ की जो गवर्नमेंट है, हाँ, वहाँ फॉरेन मिनिस्टर दूसरा होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं। वो हमारे देश के जो दूतावास है, राजनयिक हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे देश की मतलब संसद में या फिर वहाँ की सरकार के साथ उन वहाँ की क्रियाकलापों का देख रेख करते हैं। दूतावास को समझ गए, एम्बेसडर्स को कहते हैं, राजनयिक किसको कहते हैं? वही राजनयिक वही होते हैं। दूतावास और राजनयिक होता क्या है कि ये जो ब्रिटेन से और जो हमारे मतलब देश के जो नागरिक मतलब जो उपनिवेश रहे हैं उन्हीं को शायद राजनयिक कहते हैं, और जो दूसरे देशों से जो निवेश नहीं रहे हैं वो अदर देशवासियों को क्या कहते हैं, दूतावास कहते हैं। ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस होने से, बाकी चीज़ एक ही है, सेम है उनका। जैसे आप उपराज्यपाल देखते होंगे कि वही राज्यपाल की जगह दिल्ली में क्या कहते हैं, उन्हीं को उपराज्यपाल कहते हैं ना, वही चीज़ होती है। अब अगली चीज़ क्या है, जीडीपी। हेडिंग डाल लीजिए, जीडीपी क्या है। जीडीपी कोई बताएगा क्या है? जीडीपी तो बता दो कम से कम। ये जो अभी की भूमिका बनाए सिर्फ जीडीपी की परिभाषा समझाने के लिए बनाए। क्या है जीडीपी? ओवरऑल एक कंट्री का कितना डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखिए हम जीडीपी में क्या है, 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहले क्या है, उस देश की आर्थिक सीमा। पहली चीज क्या है कि उस देश की आर्थिक सीमा। आर्थिक सीमा के अंतर्गत मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भौगोलिक सीमा, लीजिए हमारा भारत है, और ये भारत के अंतर्गत क्या है, कुछ ये आर्थिक सीमाएं हैं जो हमारे भारत के बाहर भी आर्थिक सीमाएं किसी न किसी देश में हो सकती है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया। तो जीडीपी के अंतर्गत हम लोग भौगोलिक सीमा का प्रयोग करके क्या करेंगे, आर्थिक सीमा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारे देश की जो आर्थिक सीमा है, उस आर्थिक सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में जितनी भी वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादित की जाती हैं, और वो वस्तुएं एवं सेवाएं क्या होंगी, अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं होंगी, उनका जो मौद्रिक मूल्य होगा वह क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। एक जस्ट इसके अपोजिट एक चीज और है कि वो चाहे हमारे देश के नागरिकों मतलब निवासियों द्वारा उत्पादित किया गया हो या विदेशियों द्वारा उत्पादित किया गया हो। अभी समझ में नहीं आया होगा आपको। ये क्या है, हमारे देश की आर्थिक सीमा है। आर्थिक सीमा समझ के आ गए, जो अभी तक लिखा है। अब ये आर्थिक सीमा है, तो ये आर्थिक सीमाओं में कुछ ना कुछ तो उत्पादन हुआ होगा यहाँ पे, कुछ न, मान लीजिए कुछ भी उत्पादन हुआ, तो ये उत्पादन हमारे देश के नागरिक निवासियों द्वारा भी हो सकता है और विदेशियों द्वारा भी हो सकता है। हमारे देश में जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, वो हमारे देश में स्थापित हैं कि नहीं स्थापित? हमारे देश की आर्थिक सीमाओं के अंतर्गत स्थापित है, तो वो भी वस्तु सेवाओं का उत्पादन तो कर रही है ना। तो हमारे देश के निवासियों द्वारा
यानी कि हमारे देश के निवासी चाहे हमारे देश के अंदर है या फिर आर्थिक सीमाओं के अंतर्गत है, हमारे देश के निवासियों द्वारा निवासियों नहीं, आर्थिक सीमा के अंतर्गत। तो जो आर्थिक सीमा है तो चाहे हमारे देश के निवासियों द्वारा हो या क्या हो, विदेशी निवासियों द्वारा हो, यानी कि वो हमारे देश का नागरिक हो या ना हो, दूसरे देश का भी व्यक्ति हो सकता है। जितनी भी आर्थिक सीमा के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होगा उसका जो मूल्य होगा वो क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू का मतलब समझ रहे हैं, आर्थिक सीमा को या घरेलू सीमा को दोनों को सेम एक ही कहते हैं, शायद मैंने अभी लिखाया है। तो आर्थिक सीमा के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादित की जाएंगी, हमसे ये मतलब नहीं है कि वो हमारे देश के नागरिक उत्पादित कर रहे हैं या दूसरे देश के नागरिक उत्पादित कर रहे हैं। कुल मिला के वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है हमारे देश के आर्थिक या घरेलू सीमा के अंतर्गत। तो उन सब वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा वह क्या कहलाएगा, जीडीपी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत भी वही चीज है कि एक वित्तीय वर्ष में एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक सीमा के अंतर्गत या घरेलू सीमा के अंतर्गत जितनी भी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनका जो मौद्रिक मूल्य होगा वह क्या कहलाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। इसी में किसी को समस्या है अभी भी? कोई किसी को समस्या नहीं समझ में आया अभी? बता तो कम से कम आया है कि नहीं आया? पक्का सबको आ गया है? किसी को कोई समस्या? सर जैसे कोई बाहर वर्क कर रहा है तो उसकी मतलब सैलरी होगी वो काउंट होगी अपने कंट्री में? यदि हमारे देश की आर्थिक सीमा बाहर, जैसे मान लीजिए सपोज क्या है कि वो आपका दूतावास के अंतर्गत है, जलवाहन जलपोर्ट के अंतर्गत, वो हमारे देश के अंतर्गत जो, जैसे अभी मैंने क्या बताया था कि आर्थिक सीमा के अंतर्गत 3 चीजें लिखी है ना, हमारे देश की मिलिट्री, हमारे देश की दूतावास, या हमारे देश के जो वायुयान दूसरे देशों में आते जाते हैं, या हमारे देश के जो जलयान है जहां हम क्या कर सकते हैं कि अपने क्रियाकलाप कर सकते हैं देश के अंतर्गत। तो यदि देश की बाहर भी है तो उसको शामिल किया जाएगा, लेकिन वो बाहर जो है वो देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। हमारे देश का नागरिक यदि अमेरिका में काम कर रहा है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत काम कर रहा है, तो वह आर्थिक सीमा के अंतर्गत शामिल वो जीडीपी के अंतर्गत शामिल नहीं होगा, चाहे हमारे देश का नागरिक ही हो। सपोज मान लीजिए कि आपके पिताजी क्या है, अमेरिका में काम करने लगे, अमेरिका की किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंतर्गत काम करने लगे, तो वो क्या होगा कि वो आपकी जीडीपी में, भारत की जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन वही अमेरिका के किसी दूतावास के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे, या अमेरिका की किसी जो हमारे, मान लीजिए हमारे देश की कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ काम करेंगे तो आर्थिक सीमा के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। बात समझ में आई? आर्थिक सीमा का मतलब अभी मैंने क्या बताया कि आर्थिक सीमा भौगोलिक सीमा से बाहर भी है ना, तो आर्थिक सीमा के अंतर्गत होंगे तभी शामिल किया जाएगा। सिंपल से टर्म में, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं समझ में आ रहा है तो इतना जान लीजिए कि हमारे देश के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं सेवाएं उत्पादित होंगी उनको क्या किया जाएगा, जीडीपी में शामिल किया जाएगा, और हमारे देश के जो सीमा के बाहर जो भी उत्पादन होगा वह इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गई? डोमेस्टिक लिखा हुआ है, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, ग्रॉस मतलब सकल, प्रोडक्ट मतलब उत्पादन, यानी कि जो हमारी आर्थिक सीमा है उस सीमा के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं, अंतिम वस्तुएं सेवाएं, उनका जो मौद्रिक मूल्य होगा वह क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, और इसी से अक्सर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा, दे देगा कि मान लीजिए कोई भारत का वायुयान है, वो क्या है किसी दूसरे देश में, आप अमेरिका जा रहा है सपोज, तो अब अमेरिका गया तो हमने क्या किया कि भारतीय रुपए से हम पहुंचे अमेरिका, तो भारतीय रुपए से अमेरिका पहुंचे तो क्या होगा, हमारी जीडीपी में शामिल होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अमेरिका के एयरलाइंस से आ रहे हैं या अमेरिका के उससे आ रहे हैं, विमान से आ रहे हैं, तो क्या होगा कि अमेरिका के विमान में, यानी कि अमेरिका की जीडीपी में शामिल होगा, ना कि हमारी जीडीपी में शामिल होगा। बात समझ में आ रही है? यदि हमारे देश का कोई व्यक्ति है दूसरे देश में इलाज कराने जाता है तो क्या जीडीपी में शामिल होगा? नहीं शामिल, ठीक है। बात समझ में आई? जीएनपी बताएंगे तो बहुत क्लियर होगा। लिख लीजिए जीडीपी क्या है। सर अमेज़न कंपनी है, मान लीजिए वो हरियाणा में कोई प्रोड्यूसर से सामान उनको भेजती है, कुछ परसेंट पैसा वो जो पार्ट है वो अमेज़न को भी जाता है, तो वो पैसा हमारी जीडीपी में काउंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारे देश की घरेलू सीमा है। मतलब जो पैसा उनको जा रहा है वो भी? बिल्कुल, क्योंकि उत्पादन तो हुआ ना, उत्पादन हरियाणा में भी हो रहा है। हाँ,
तो उत्पादन यदि हरियाणा में हो रहा है तो वो हमारे देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, आर्थिक सीमा के अंतर्गत। तो मैंने यही तो बताया, हमारे देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं नहीं, जो पार्ट उनको जा रहा है सपोज वो जा रहा है। तो ये बताइए, आपने अभी एक एग्जांपल दिया कि हरियाणा में कोई अमेजन की कंपनी है, वो क्या कर रहे हैं, उत्पादन हुआ तो प्रॉफिट अमेजन वाला ले गया, ठीक है। आपका जो डाउट होगा ये है कि अमेजन हमारे देश की कंपनी नहीं। अब सपोज मान लीजिए मल्टीनेशनल कंपनी है कोई दूसरी, तो कुछ ना कुछ उत्पादन करेगी तो कुछ प्रॉफिट कौन ले जाता है उसका, वही कंपनी में ले जाती है। सैमसंग है या फिर एप्पल है या फिर वीवो है, ओप्पो है, जो है, यदि हमारे यहाँ उत्पादन कर रही हैं तो उत्पादन का जो पैसा है कौन ले जा रहा है, वो तो उसी कंपनी वाले ले जा रहे हैं ना। तो क्या जीडीपी में शामिल नहीं होगा? उत्पादन हुआ कि नहीं हमारे यहाँ, उत्पादन में वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य निकला कि नहीं, वही मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, ठीक है। तो शामिल किया गया। किसी देश की, लिख लीजिए, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में जिन अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जिन अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जिन अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसके मूल्य को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। उसके मूल्य को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। चाहे वह उत्पादन देश के निवासियों द्वारा हो, चाहे वह उत्पादन देश के निवासियों द्वारा हो या विदेशियों द्वारा, चाहे वह उत्पादन देश के निवासियों द्वारा हो या विदेशियों द्वारा, देश के निवासियों द्वारा हो या विदेशियों द्वारा। मतलब समझ आ गया ना, अमेजन कंपनी जो है विदेशियों द्वारा ही उत्पादन है, लेकिन आर्थिक सीमा के अंतर्गत है कि नहीं, उसके द्वारा कोई भी उत्पादन होगा क्या कहलाएगा कि हमारे जीडीपी के अंतर्गत शामिल किया जाए। अब जीडीपी का जो ये तो क्या था, ग्रॉस था, सकल। दूसरी चीज होती है जीडीपी के बाद एनडीपी। मैंने अभी आप लोगों को डिप्रिसिएशन के बारे में बताया था। तो नेट का मतलब क्या है आप लोग जानते हैं, निवृत्त या शुद्ध। तो जीडीपी नेट क्या है, ये क्या है, एनडीपी। ये क्या हो जाएगा, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। मतलब क्या है कि एनडीपी क्या होगा, हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें से जितना भी डिप्रिसिएशन, जितना भी मूल्य ह्रास हुआ है, उस ह्रास को यदि घटा दें तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, एनडीपी। ठीक है, एक लाइन की लिख लीजिए, लिखना हो तो सकल घरेलू उत्पाद में से हेडिंग डाल के एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटा देने पर सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास घटा देने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। ये फार्मूला भी लिख लीजिएगा, एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, या इसको कह सकते हैं माइनस मूल्य ह्रास। समझ में आ गया एनडीपी क्या है। जीडीपी जो भी होगा हमारा, उसमें से जो मूल्य ह्रास घटा देंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, एनडीपी हो जाएगा। ठीक है, अब अगली हेडिंग डाल लीजिए जीएनपी क्या है।
जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सबसे बड़ी चैलेंजिंग समस्या ही होती है कि जीडीपी में और जीएनपी में यही नहीं समझ में आता है कि जब दोनों को पढ़ लेते हैं एक साथ, ये भूल जाना होता है कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या लिखा हुआ है, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, ठीक है। यानी कि हमारे देश के निवासियों द्वारा, सबसे सिंपल सी परिभाषा थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि हमारे देश के निवासियों द्वारा या किसी भी देश के निवासियों द्वारा जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एक वित्तीय वर्ष में किया जाएगा, अभी परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए कि हमारे देश के जो निवासी हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया था दूसरे देश में भी काम कर रहे हैं, दूसरे देश में भी रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहा है, कोई कनाडा में रह रहा है, कोई फ्रांस में रह रहा है, कोई जर्मनी में रह रहा है, हमारे देश का निवासी है, वो दूसरे देश में काम कर रहा है। और हमारे देश के नागरिक क्या है, हमारे देश के अंदर भी काम कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए भारत की कोई कंपनी है, रिलायंस है या फिर पतंजलि है, तो ये क्या है, हमारे देश के अंदर है स्थापित, हमारे देश के अंदर भी काम कर रहे हैं। तो हमारे देश के निवासियों द्वारा चाहे देश के अंदर वस्तुओं सेवाओं को उत्पादन किया जाए, चाहे देश के बाहर वस्तुओं सेवाओं को उत्पादन किया जाए, उनका जो मूल्य होगा उसी मूल्य को क्या कहेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। बात समझ में आ रही है। मेन चीज ये है कि आपके देश के जो निवासी हैं, चाहे वो देश के अंदर हैं, चाहे देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत काम कर रहे हैं या आर्थिक सीमा के बाहर शामिल हैं, इन सब सारी चीजों का जो वस्तुओं सेवाओं को उत्पादन होगा, उसी वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन का जो मूल्य होगा वह क्या कहलाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। लेकिन हमारे देश में अब जो आपका आंसर है, जैसे अमेजन आपने जो हरियाणा में आपने बताया कि स्थापित है और वो क्या कर रही है, वहां पे काम कर रही है, तो अमेजन जो कंपनी है विदेशी कंपनी है, तो उसके द्वारा जो उत्पादन किया जाएगा वह हमारे देश की राष्ट्रीय उत्पादन में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होगा। हमारे देश के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में राष्ट्र मतलब हमारे देश के अंतर्गत वही सारी चीजें शामिल होंगी जो हमारे देश के निवासियों द्वारा की जाए। इसीलिए मैंने निवासी और आर्थिक सीमा दोनों को पहले विस्तार से बता दिया था और समझा दिया था। मतलब यह है कि यदि हमारे देश का निवासी है तो चाहे कहीं भी निवास कर रहा है, कहीं भी वस्तुओं सेवाओं को उत्पादन कर रहा है, वह क्या होगा, हमारे राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत मतलब राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। उसमें बस दो शब्दों का आप लोग चाहे उसने कहीं और की भी नेशनलिटी ले ली, क्या चाहे उसने कहीं और की नहीं, और का नेशनलिटी ले लेगा तो दूसरे देश का नागरिक हो गया, निवासी हो गया ना वो। अच्छा। हमारे देश का जो नेशनलिटी है, आप पहले आपके मान लीजिए रिलेटिव हैं, कहीं बाहर काम कर रहे हैं, नागरिकता हमारे देश के, निवासी हमारे देश के हैं, तो हमारे देश के शामिल मतलब वो राष्ट्रीय आय में शामिल किए जाएंगे। तो दूसरे देश का यदि आप नागरिकता ले लेते हैं तो दूसरे देश के निवासी हो गए ना आप, हमारे देश के थोड़ी रह गए आप। हमारे देश में तो किसी और की जगह दूसरे देश के नागरिक हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो वो दूसरी चीज हो गई। कुल मिला के ये है, उसमें देखिए आप लोगों ने शब्दों का, दो चीजों का याद रखिएगा, तो सारी चीजें, एक राष्ट्रीय लिखा हुआ है, एक घरेलू। घरेलू का मतलब यह है, या आर्थिक मतलब यह है कि हमारी सीमा के अंतर्गत जितनी भी वस्तुओं सेवाओं को उत्पादन होगा सीमा के अंतर्गत, चाहे हमारे देश के नागरिक हों या विदेशी नागरिक, तो सीमा जहां घरेलू आ जाएगा वहां पर हम क्या देखेंगे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमारी आर्थिक सीमा शून्य है, ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए आपका भारत का नक्शा है और भारत के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं सेवाएं उत्पादित की जा रही हैं वह क्या है, आपके ये क्या होगा, जीडीपी के अंतर्गत शामिल होगा। मान लीजिए आपका भारत था और भारत के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं सेवाएं उत्पादित की गई वो चाहे हमारे देश के नागरिकों द्वारा रही हो या विदेशियों द्वारा रही, तो क्या हो जाएगा, हमारा जीडीपी हो जाएगा। लेकिन हमारे देश के निवासी जो हैं वो यहाँ भी काम कर रहे हैं, 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 किसी और देश में काम कर रहे हैं, तो हमारे देश के जो निवासी हैं वो दूसरे देश में भी काम कर रहे हैं, तो वो जो आय होगी वह हमारी क्या होगी, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। और हमारे देश के अंतर्गत यदि दूसरे देश की जो कंपनियां काम कर रही हैं इनके द्वारा जो उत्पादन किया जाएगा इसको राष्ट्रीय आय में
सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरे देश की कोई कंपनी है, दूसरे देश का कोई भी उत्पादन कर रहा है तो हमारी जीडीपी में तो शामिल होगा, लेकिन हमारी जीएनपी में शामिल नहीं होगा, क्योंकि उसकी परिभाषा क्या है कि हमारे देश के निवासियों द्वारा जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसी को क्या कहेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। बात समझ आ रही है? घरेलू सीमा के अंतर्गत कुछ भी उत्पादन हो जाए, हमसे उससे मतलब नहीं है, चाहे वो नागरिकों द्वारा, निवासियों द्वारा हो या विदेशियों द्वारा। लेकिन राष्ट्रीय आय के अंतर्गत निवासियों का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि निवासी हमारे देश का नहीं है तो इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। निवासी का मतलब आप लोग बस यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करिए कि हमारे राष्ट्र का कोई व्यक्ति है, हमारे राष्ट्र का कोई निवासी है, वह काम करेगा तो ही शामिल किया जाएगा, चाहे वो देश की बाहरी सीमा के अंतर्गत हो या भीतर भी काम कर रहा हो, तो राष्ट्रीय आय में उसको शामिल करेंगे। क्लियर हुआ? आई थिंक जीडीपी और जीएनपी दोनों में डिफरेंस समझ में आया। लिख लीजिए, किसी देश के निवासियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य एक देश के निवासियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य, अर्थात जिसमें निवासियों की विदेशों में संपत्तियों पर मिलने वाली आय भी सम्मिलित, निवासियों की विदेशों में संपत्तियों पर मिलने वाली आय भी सम्मिलित, निवासियों की विदेशों में संपत्तियों पर मिलने वाली आय भी सम्मिलित है, उसे हम जीएनपी कहते हैं। चाहे वह आय देश की घरेलू सीमा के भीतर अर्जित की गई हो, चाहे वह आय देश की घरेलू सीमा के भीतर अर्जित की गई हो, चाहे वह आय देश की घरेलू सीमा के भीतर अर्जित की गई या बाहर अर्जित की गई हो। आप लोग सभी श्योर हैं जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ ना समझ में आया हो फिर से पूछ सकते हैं, कोई एग्जाम्पल लेके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। आपके मान लीजिए सपोज कोई रिलेटिव है, वो दूसरे देश में अमेरिका में जाके या फ्रांस में जाके काम करते हैं, तो वो क्या होगा कि हमारे देश की आर्थिक सीमा के बाहर है, तो क्या होगा, जीडीपी में शामिल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। लेकिन हमारे देश के निवासी हैं तो वो क्या होगा, जीएनपी में शामिल होगा। उसी तरह अमेरिका का कोई व्यक्ति आके मान लीजिए अस्पताल खोल लेता है हमारे यहाँ, तो हमारी आर्थिक सीमा के अंतर्गत है कि नहीं है? तो वो क्या होगा, जीडीपी में हमारे शामिल होगा, लेकिन हमारे देश का निवासी नहीं हो तो हमारे जीएनपी में शामिल नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आई? दो तीन एक चीज लिख लीजिए, YR
दो चीजें लिख लीजिए कि YR क्या है, विदेशों से प्राप्त आय, और YP क्या है, विदेशों को भुगतान की गई है। तो जब आपका YR और YP बराबर होगा उस समय हमारी क्या होगी, GNP = GDP बराबर होगा। यानी कि यदि हमारे देश के नागरिकों विदेशों को भुगतान की गई आय का मतलब यह है कि हमारे देश में दूसरा व्यक्ति आके काम कर रहा था तो हमने उसको क्या किया, उसके बदले उसको वेतन दिया। और या फिर विदेशों से प्राप्त आय मतलब हमारे देश का जो नागरिक है दूसरे देश में काम कर रहा है, उसकी जो अर्निंग हुई वह क्या है, विदेशों से प्राप्त आय। तो यदि प्राप्त आय और भुगतान की गई आय दोनों बराबर हैं तो क्या होगा कि GDP और GNP दोनों हमारी क्या होंगी, सेम होगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हमारे देश में विदेशों को भुगतान की गई आय क्या है कि ज्यादा है। मतलब क्या है, हमारे देश में जो बाहरी नागरिक हैं वो ज्यादा काम कर रहे हैं। हमारे देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत दूसरे देश के निवासी ज्यादा काम कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए कि 100 में से 30 आदमी क्या कर रहे हैं कि बाहरी विदेशी हैं और हमारे देश में काम कर रहे हैं, ठीक है। और इन 30 आदमियों को वेतन मान लीजिए सपोज 30,000 रुपए। अब हमारे देश के जो नागरिक हैं वह 100 में से 20 ही व्यक्ति बाहर काम कर रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, और उनका वेतन क्या है, 20,000 रुपए। तो आप ये बताइए कि विदेशों को हम ज्यादा दे रहे हैं ना, और ये आर्थिक सीमा के अंतर्गत शामिल है। इसका मतलब भाई हमारे देश में दूसरे देश नागरिक काम कर रहे हैं, उनको कितना देना पड़ रहा है, 30,000 रुपए। तो ये जो दूसरे देश के नागरिकों को, निवासियों को देना पड़ रहा है वो हमारे देश के निवासी तो है नहीं, तो GNP में शामिल होगा कि GDP में शामिल होगा, GDP में शामिल होगा। इसका मतलब यह है कि हम ज्यादा दे रहे हैं और दूसरे देशों से कम पा रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा, GDP हमारी ज्यादा होगी कि नहीं, GNP से। हमारे देश में यदि दूसरे देशों को भुगतान ज्यादा किया जाएगा, दूसरे देशों के निवासी हमारे देश में ज्यादा काम कर रहे हैं तो हमें ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। उस स्थिति में क्या होगा, GDP ज्यादा होगी GNP से। और दूसरी चीज क्या हो सकती है कि YR = YP ग्रेटर देन हो जाएगा तो GNP ज्यादा हो जाएगा। मतलब यह है कि जब दूसरे देशों से हमको आय ज्यादा प्राप्त होने लगी, हमारे देश के निवासी दूसरे देशों में ज्यादा काम करेंगे, वहां से इनकम जो जनरेट होगी वह हमारी GNP में शामिल होगी। और हमारे देश में दूसरे देश के निवासी कम काम करेंगे तो उनको कम भुगतान किया जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि हमारी GNP GDP से ज्यादा हो जाएगी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल पूछ लिया जाता है कि किस स्थिति में हमारे देश की GNP ज्यादा होगी कि GDP ज्यादा होगी, GNP कब ज्यादा हो सकती है, GDP कब ज्यादा हो सकती है, ये दोनों कब बराबर हो सकती है। इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट में, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे देश के निवासियों द्वारा जितना मतलब दूसरे देश से अर्निंग की जाएगी, निवासियों द्वारा दूसरे देश में जाकर अर्निंग की जाएगी तो GNP ज्यादा हो जाएगी। और हमारे देशवासियों को ज्यादा देना पड़ेगा दूसरे देशों वासियों को तो GDP ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई समस्या इस यहाँ तक? अगली एक चीज जान लीजिए कि अब कुछ चीजें होती हैं जो राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती हैं। राष्ट्रीय आय में सारी चीजें तो शामिल की नहीं जाती, तो क्या बताएंगे कि राष्ट्रीय आय में क्या क्या चीजें शामिल की जाएंगी? अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय में क्या चीज शामिल की जाएगी, क्या नहीं शामिल की जाएगी। आप लोग बताएंगे क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं, क्या क्या चीजें शामिल नहीं की जाती। राष्ट्रीय आय के लिए देखिए 2 रूल हैं कि किन 2 चीजों को शामिल किया जाएगा, कोई चीज राष्ट्रीय आय में शामिल की जाएगी कि नहीं शामिल की जाएगी। यदि आप लोगों ने इन 2 नियमों को जान लिया, समझ लिया, तो आप लोग बिना देखे बिना समझे बता देंगे कि कोई चीज राष्ट्रीय आय में शामिल की जाएगी कि राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाएगी। पहली चीज क्या है कि राष्ट्रीय आय में वही चीज शामिल की जाती है जिसमें कुछ ना कुछ उत्पादन हुआ। पहली चीज क्या है, कोई ना कोई वस्तु या सेवा का निर्माण हुआ, कोई ना कोई वस्तु या सेवा बनके निर्मित हुई हो, तैयार हुई, उस स्थिति को क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। यदि किसी भी वस्तु या सेवा कोई निर्मित होती है तो क्या होगा, वह राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। दूसरी चीज क्या है
कि जो इस वस्तु एवं सेवा का उत्पादन किया गया है, जो इस वस्तु या सेवा का उत्पादन हुआ है, उसमें आवश्यक रूप से साधनों का प्रयोग जरूर हुआ हो उसी समयावधि में। मेरी समझ में बात? उसी समयावधि का मतलब समझ रहे हैं? कोई भी उत्पादन करेंगे उसमें कुछ ना कुछ वस्तुओं का जो साधन है, उसी साधन समझ रहे हैं ना? उत्पादन के 5 साधन जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अर्थशास्त्र में उत्पादन के 5 साधन बताए गए हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, साहसी और संगठन। तो इन साधनों का प्रयोग के द्वारा जो वस्तुओं का उत्पादन उसी समयावधि में, उन साधनों का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। यदि साधनों का प्रयोग नहीं हुआ है और कुछ वस्तु का उत्पादन हो गया है तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इन 2 चीजों को आप लोग पकड़ लीजिए। पहली चीज क्या है कि किसी न किसी वस्तु का उत्पादन होना बहुत जरूरी है, वस्तु या सेवा का, और वो जो वस्तु या सेवा निर्मित हुई है उसमें उसी समयावधि में साधनों का प्रयोग अवश्य हुआ हो। ऐसा ना हुआ है कि पता चला कि कोई वस्तु है, मान लीजिए डस्टर, तो डस्टर क्या हुआ, बन के तैयार हुआ। अब जो डस्टर बन के तैयार हुआ था तो जिस समयावधि में साधनों ने कोई ना कोई इसे बनाया हो तो ये उसी समयावधि के राष्ट्रीय आय होगी। अब ऐसा नहीं कि डस्टर पता चला इस साल खरीदा, इस साल बनाया गया है और 3 साल बाद बेचा जाए। तो देखिए उत्पादन तो हुआ है, बेचा भी गया, मूल्य भी मिल गया, लेकिन दूसरा नियम है वो कहाँ फॉलो हुआ? उसी समयावधि में वो साधन का प्रयोग होना चाहिए। वो साधन नहीं प्रयोग में आया इसलिए वो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। लिख लीजिए जो अभी आप लोगों को बताया हूं, राष्ट्रीय आय लेखांकन में शामिल न किए जाने वाले क्रियाकलाप। राष्ट्रीय लेखांकन में सम्मिलित न किए जाने वाले क्रियाकलाप। ऐसे क्रियाकलाप जो राष्ट्रीय आय को चिन्हित करने के लिए, ऐसे क्रियाकलाप जो राष्ट्रीय आय को चिन्हित करने के लिए आधारभूत नियमों की अवहेलना करते हैं, आधारभूत नियमों की अवहेलना करते हैं। ऐसे निम्नलिखित 2 नियम हैं, आधारभूत नियमों की अवहेलना करते हैं। ऐसे निम्नलिखित 2 नियम। नंबर 1, वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन अवश्य हुआ। वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन अवश्य हुआ। वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन अवश्य हुआ। दूसरा, उनके उत्पादन में उसी समयावधि के उत्पादन के साधनों का, उनके उत्पादन में उसी समयावधि के उत्पादन के साधनों का उपयोग अवश्य हुआ। उपयोग अवश्य हुआ हो। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, राष्ट्रीय आय में शामिल ना की जाने वाली मदें। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल ना की जाने वाली मदें या वस्तुएं, मदें लिखिए। राष्ट्रीय आय में शामिल ना की जाने वाली मदें। पॉइंट 1, हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान, दूसरा है पूंजीगत लाभ।
हस्तांतरण भुगतान, दूसरा है पूंजीगत लाभ, तीसरा है अवैधानिक क्रियाएं, हस्तांतरण भुगतान, पूंजीगत लाभ, अवैधानिक क्रियाएं। चौथी चीज है दोबारा बेची जाने वाली वस्तुएं, दोबारा बेची जाने वाली वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं, अगला है मध्यवर्ती वस्तुएं, अगला है घरेलू कार्य। अब जाए हस्तांतरण भुगतान को आप जानते हैं किसी क्या होता है हस्तांतरण भुगतान? ट्रांसफर पेमेंट क्या कहलाता है, किसे कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट? हस्तांतरण भुगतान क्या है? उसके बदले दिया गया मूल्य, वस्तु के बदले दिया गया मूल्य तो हस्तांतरण भुगतान नहीं। ट्रांसफर पेमेंट, देखिए हस्तांतरण भुगतान होता क्या है? ऐसे भुगतान जो किसी क्रिया के बदले न दिए जाएं, बल्कि क्या है कि बिना किसी प्रयोग के प्रतिफल के बदले दिए जाएं। मतलब ऐसा है कि ऐसे भुगतान जिसमें आपने कोई प्रत्यक्ष उत्पादन क्रिया नहीं की है या आपने प्रत्यक्ष रूप से कोई योगदान उस कार्य में नहीं दिया है, फिर भी आपको क्या है कि मिल जाए। अभी आप लोगों की बात समझ में नहीं आई होगी इस तरह से तो मैं बोला हूँ। ऐसी क्रियाएं जो क्या है कि जिनके बदले आपने कोई योगदान नहीं दिया है और आपको कोई चीज मिल जाए। सपोज मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, वो आपको आपके बर्थडे में क्या करता है, गिफ्ट देता है, तो आपने बदले में कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया, फ्री में पा गए, चॉकलेट पा गए या पेन पा गए, कुछ भी। आपको गवर्नमेंट क्या करती है, स्कॉलरशिप देती है, तो क्या जो स्कॉलरशिप के लिए कुछ कहीं काम वाम लेती है क्या आप लोगों से कि आगे गड्ढा खोद दो या फिर पेड़ लगा दो या फिर कुछ कर दो, ऐसा कुछ करवाती है? आपके घर में वृद्धा पेंशन दी जाती है या फिर बहुत सारी पेंशनों का आप लोगों ने नाम सुना होगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, या फिर आपको दूसरे देश से कोई गिफ्ट है, उपहार है, ये सब सारी चीजें जो आपको मुफ्त में मिल जाए, जिनके बदले आपने कोई एक्टिविटी नहीं की हुई या कोई भी क्रिया नहीं की हुई और उनके बदले आपको जो कोई भुगतान मिल जाता है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। मतलब आपने क्या किया है, उसके बदले कोई प्रत्यक्ष रूप से योगदान अपने पारिश्रमिक का नहीं किया है, यानी कि पारिश्रमिक के बिना परिश्रम की कोई चीज मिल जा रही है फ्री में, मुफ्त में, उस स्थिति को क्या कहते हैं, हस्तांतरण भुगतान कहते हैं कि ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। अब ये व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है, सरकार को भी हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से कैसे है, जैसे आप लोगों को आपके दोस्त या फिर आपके नात रिश्तेदार ये सब सारी चीजें आपको क्या कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, या फिर आप उनको दे रहे हैं, तो क्या होगा, हस्तांतरण भुगतान होगा। उसी तरह देश दूसरे देश को क्या गिफ्ट देते हैं, दूसरे देश को उपहार देते हैं, या दूसरे देश से प्राप्त करते हैं, दूसरे देश से सहायता प्राप्त करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इन सब सारी चीजों को क्या कहते हैं, हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। दूसरी चीज क्या है, पूंजीगत लाभ लिखा हुआ है। तो पूंजीगत लाभ का मतलब क्या है कि आपके मान लीजिए सपोज शेयर खरीदे हुए हैं, बांड खरीदा हुआ है, डिवेंचर खरीदा हुआ है शेयर मार्केट में। मैंने आप लोगों को सब सारी चीजें बताई थी, क्योंकि आप लोग बच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद बताया था, मुझे तो याद रहता है मैंने क्या पढ़ाया। यदि आपको याद हो तो आप लोग देखते होंगे कि शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में शेयरों की कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं। तो सपोज शेयर, आज कोई शेयर था, 100 रुपए का शेयर था और 100 रुपए से बढ़ते बढ़ते 600 रुपए हो गया, तो पूंजीगत लाभ हुआ कि नहीं हुआ? किंतु इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस 100 रुपए के शेयर से 600 रुपए का जो शेयर हो गया है, इसमें कुछ ना कुछ उत्पादन तो हुआ नहीं, सिर्फ क्या है कि शेयर के दाम बढ़ गए, तो पूंजीगत लाभ हो गया, तो इसको भी क्या है कि राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। बस समझ में आई? किसी कोई समस्या, पूंजीगत लाभ क्यों नहीं शामिल किया जाएगा? अगला क्या है, अवैधानिक क्रियाएं। जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय आय एक लीगल प्रोसेस होता है, वैधानिक क्रिया होती है, सरकार के द्वारा एक निश्चित विधि के द्वारा इसको अनुमान लगाया जाता है।
लेकिन जो अवैधानिक इनलीगल चीजें हैं, जो जिसका सरकार क्या करती है कि रोक लगाती है या उनको नहीं होने देती है, वे सब क्रियाएं भी होती हैं। उन सब क्रियाओं को अवैधानिक, जैसे सट्टाबाजी हो गया, जुआ हो गया, गैम्बलिंग हो गया, या फिर एक दूसरे का एक तरफ से कह सकते हैं कबूतरबाजी हो गया, इन सब सारी चीजों को क्या है, कबूतरबाजी का मतलब समझते हैं कि नहीं जानते? कबूतर लड़ाते हैं। उसमें क्या होता है, देह व्यापार जिसे कहते हैं, मतलब कह सकते हैं कि श्रमिकों का आदान प्रदान होता है। श्रमिकों को पहले होता था कि श्रमिकों को बंधुआ बना के दूसरे देशों में बेच दिया जाता था, उस स्थिति को क्या कहते हैं, कबूतरबाजी। वो कबूतरबाजी नहीं है कि पता चला कि एक दूसरे को लड़ा के बराबर कर दें उनको। कबूतरबाजी में ठोक दिया जाता होगा। नहीं, ठोकते वोकते तो नहीं है, बस ठोक ही देते हैं, एक तरफ से कहा जाए उनको खरीद लिया जाता है, जबरदस्ती बेच दिया जाता है। खैर, अवैधानिक क्रियाएं राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होंगी। दूसरी चीज क्या लिखा हुआ है, दोबारा बेची जाने वाली वस्तुएं। देखिए, मैंने राष्ट्रीय आय में बताया था कि राष्ट्रीय आय क्या है, 1 वर्ष की माप होती है। और जब मान लीजिए मार्कर 1 वर्ष में बना, किसी ने मान लीजिए 2023 में बना, अब 23 में इसको बेच दिया गया। अब मान लीजिए सपोज क्या है कि 2023 में बनके तैयार हो गया, लेकिन ये बिका 2024 में, तो उसकी किस साल की राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा? कब शामिल, 23 में कि 24 में? कितने 24 वाले, कितने 23 वाले? 24 में बिकेगा तो 24 में नहीं होना चाहिए। मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय आय पढ़ाते समय बताया था कि राष्ट्रीय आय क्या है, 1 वित्तीय वर्ष में। अब बिका, ये बन के तैयार कब हो गया था? 2023 में बन के तैयार हुआ था ना, तो ये 23 में बिक गया होता तो 23 में हो जाता। तो इसीलिए क्या होता है कि राष्ट्रीय आय में जो अब बना कब है, ये 23 में बना है ना, तो मैंने क्या अभी आप लोगों की 2 लाइनें लिखवाई है कि जो वस्तुएं सेवा जिस समय बनेगी उसी साधन का उसी समय प्रयोग होना जरूरी है, तब तो राष्ट्रीय आय में शामिल हो। तो जब बना था उसी समय अवधि में इसको शामिल किया जाएगा, ठीक है? 2024 में नहीं शामिल किया जाएगा। 23 में बन के तैयार, एक कार कोई बन के तैयार हो गई है और अगले साल बिकेगी, तो उस साल ही उसी कार की आय की गणना कर ली जाती है। राष्ट्रीय आय क्या होता है, एक अनुमान होता है। आपने जो कार बनाई है, 5-10 लाख की मान लीजिए कार बनाई है, तो आपको तो अनुमान है ना कि 10 लाख की बिकेगी, अनुमान है कि नहीं? और भले ही 2023 की जगह 2024 में बिक रही है, तो आपने अनुमान तो लगा लिया है ना। जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी, तो टाटा की जो फैक्ट्री है, टाटा के पास गए अनुमान लगाने वाले राष्ट्रीय आय के, जो सैंपल है, सर्वे लिया गया, तो 100 कारें मान लीजिए उसने देखा, तो 100 कारों को मूल्य निकाल लेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि पहले से मान ले कि 90 कारें बन के तैयार हुई हैं, 90 कारें बिकेंगी, 10 कारें नहीं बिक पाएंगी या 15 कारें नहीं बिक पाएंगी, ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता ना। तो राष्ट्रीय आय के लिए क्या है कि उस वर्ष उत्पादन आवश्यक रूप से होना चाहिए और उसी वस्तु का उसी साधन का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है? मध्यवर्ती वस्तु को मैंने बता ही चुका हूं कि मध्यवर्ती वस्तु को इसलिए नहीं शामिल किया जाता क्योंकि वो क्या है, दूसरे वस्तु के उत्पादन में शामिल कर ली जाती है, अंडरस्टूड होती है। इसीलिए क्या है कि बार बार दोहरी गणना ना हो। एक ही वस्तु का पता चला कि गेहूं 20 रुपए किलो खरीदा जाए, फिर 30 रुपए का आटा, उसी 1 किलो आटा से गेहूं से 1 किलो आटा बनेगा, तो पता चला कि 1 किलो पहले गेहूं खरीदे 20 का, फिर आटा 30 रुपए किलो खरीदे तो 50 रुपए हो गए, फिर उसी का बिस्किट बनाए तो 5 रुपए हो गया। तो बार बार उन्हीं चीजों की गणना ना हो, एक ही बार गणना हो, इसलिए मध्यवर्ती वस्तुओं को भी नहीं शामिल किया जाता। और एक चीज और है, गृहिणी की सेवाएं, घरेलू कार्य जो होते हैं, क्योंकि उनका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं होता है, उनका उसके बदले कोई आपको प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं प्राप्त होता है, इसीलिए क्या है कि आपके जो घरेलू कार्य हैं उनको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। अब 1-2 क्वेश्चन पूछें, बहुत देर से बोलते चले जा रहे हैं, आप लोग भी उबिया आए हैं थोड़ा सा, है ना? काफी आलस लग रही है यार सभी लोगों को, काफी सन्ना बैठा हुआ पूरा माहौल, ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ। नहीं सर, विषय ही थोड़ा बोर वाला है। हाँ है, तो क्या किया जा सकता है, समझने वालों के लिए है। अब इसमें से ऐसा क्या बताया जाए कि आप लोगों को चेहरे में मुस्कान खिलती रहे, कुछ ऐसा बताने लायक है ही नहीं। सपोज मान लीजिए कि आप कोई फैक्ट्री खोले, फैक्ट्री में बिजली का कनेक्शन करवाएंगे तभी तो आपकी फैक्ट्री चल पाएगी। तो बताइए कि बिजली का जो कनेक्शन है, जो बिजली का बिल है, वो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा कि नहीं शामिल किया जाएगा?
किया जाएगा तो क्यों किया जाएगा, नहीं किया जाएगा तो क्यों नहीं किया जाएगा? किया जाएगा, क्यों किया जाएगा? क्योंकि वो उत्पादन होगा उसमें एक सहायक होगा उत्पादन करने में, साधन के रूप में। तो जब अभी अपने से आंसर खुद ही तुमने दे दिया कि सहायक होगा, तो जब सहायक होगा तो वही तो 3 घंटे चिल्ला रहा हूँ, 1.5 घंटा होने वाला है कि सहायक वस्तुओं को नहीं शामिल किया जाएगा। जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो वैल्यू है, मूल्य है, वो जोड़ दिया जाएगा ना। आपने मान लीजिए कोई भी चीज बनाते हैं तो उसकी लागत निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? 20 रुपए की लागत तैयार होगी तब 25 रुपए का बेचेंगे, तो उस लागत को पहले ही शामिल कर लिया गया कि नहीं? एकदम खुदरा मूल्य। और वही चीज क्या है कि सपोज मान लीजिए कि आपके बिजली का कनेक्शन घर में है, तो घर वाला जो कनेक्शन होगा शामिल होगा कि नहीं शामिल होगा? वो क्यों नहीं शामिल होगा? बिजली जो बना रही है उसका बिल लगेगा। बिजली जहाँ से बनी है उसका तो अंतिम बात है। बिजली जो बना रहा नहीं, लेकिन मैंने फैक्ट्री का नाम लिया ना, किसी उसका नाम नहीं लिया है कमर्शियल। अब मान लीजिए सपोज कोई फ्रिज है, अब फ्रिज है, मान लीजिए एक मेडिकल स्टोर में फ्रिज रखी हुई है, क्योंकि कुछ इंजेक्शन होते हैं, कुछ टेबलेट्स होते हैं, उनको ऐसी फ्रिज में रखना होता है। तो वो क्या कर रहा है, उस फ्रिज का यूज क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? मेडिकल वस्तुएं बेचने के लिए। तो उसका वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, यानी मध्यवर्ती वस्तु है। तो वो जो फ्रिज की कीमत है, जो फ्रिज की लागत है, वो क्या होगी, उसकी मध्यवर्ती वस्तु के अंतर्गत शामिल होगी। और वही चीज यदि आप डायरेक्ट उसका प्रयोग कर रहे हैं अपने घर में, घरेलू काम में, तो क्या होगा, आपकी उसकी लागत में, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों की कि नहीं? कोई भी चीज है, मैंने क्या बताया, मध्यवर्ती वस्तु का नाम इसीलिए लिया था। कोई भी चीज जान लीजिए किसी बीच के योगदान में आगत में आ रही है तो उसको राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। डायरेक्ट उसका यूज होगा तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो कथा समाप्त कर दी जाए। काफी बोर हो रहा है प्रसाद तो यार, तुम लोग कितने लोग, चलो ठीक है, जो भी आगे का होगा। अभी क्वेश्चन बनना नहीं शुरू हुए हैं, खाली आप लोगों ने तैयार की गई। क्वेश्चन जहाँ से बनता है, जहाँ से पुटअप होते हैं, वो हालांकि थोड़ा बहुत बेसिक है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देखे